मुझे इसने बुलंद आवाज़ में कहा है कि ये उम्रा करने नहीं गई, ये करने गई है और वहाँ पे इसने यार रखे हुए हैं, इसलिए हर दूसरे महीने अपने यार से मिलने चली जाती है। कि पुलिस वालों ने किसी ने मेरी नहीं सुनी, मेरे प्रूफ तक नहीं देखे। मैंने उन्हें कहा मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है, आप चेक करें मेरे भाई किस हद तक किरदार कशी करते हैं। आगे से उन्होंने कहा कि एक एसी की वजह से आपने पूरी दुनिया सर पे उठा ली है, आप बादाम खाती हैं, हम बादाम नहीं खाते। बीबी मेरे पास टाइम नहीं है। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम चीजों में एक विरासत का हिस्सा वो मांगने की गुनाहगार हुई और अपने बच्चों, अपने शोहर के सामने जिस तरीके से इनकी किरदार कशी की गई और की भी अपने सगे भाइयों ने। बब्बू की डेथ हुई और डेथ के बाद हम सब बहन भाई मिलके बैठे, जब विरासत की बात हुई तो मैंने अपने भाई से कहा कि ये जो 2 मरले है, जो मेरे विरासत का दूसरा हिस्सा होगा, उसमें मैं पैसे दे के ये पूरा घर अपने नाम कर लूँगी। 3-4 महीने गुजरते हैं और विरासत पे बहुत लड़ाई झगड़े और नौबत किरदार कशी तक पहुँचती है। और सिर्फ मेरी किरदार कशी नहीं, मेरी 4 बहनों की गई। उन्होंने ताले तोड़े मेरे घर के नीचे वाले पोर्शन के और अपनी पूरी फैमिली को काबिज करने के लिए, यानी घर को मतलब हमला करने के लिए। और मेरे से उन्होंने ना इजाज़त मांगी, ना मुझे बताना ज़रूरी समझा और बिना इजाज़त उन्होंने मेरी ज़मीन को सेल कर दी। एक तो मेरे से हिस्सा ले रहे हैं, फिर देखें मैंने अमाउंट देनी है तो ज़ाहिर है जो मार्केट प्राइस होगी उसके हिसाब से दूंगी ना। इन्होंने ये भी इख्तियार मुझसे छीन लिया और ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। और मैंने कहा कि ना मैंने 5 मरले देना है, ना मैंने 2 मरले देना है, आपने जो कर रहे हैं ना आप कर लें। सिर्फ वो घर में आया है और उसने शोरगम, उसने जो मेरी किरदार कशी की है ना, उन्होंने मेरा हामद के सामने कहते रहे हैं कि ये गलत काम जी करती मेरे है। हामद के साथ, मेरे हामद के एक नेचर है, वो कहते हैं कि फालतू बातों में ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने, हम पुलिस वालों के पास गए, पुलिस के जितने बंदे थे मेरे भाइयों ने खरीद ले। पुलिस वाले मेरी सुन ही नहीं रहे थे। इस्लामपुरा थाना में किसी ने मेरी नहीं सुनी। पूरा कमरा मर्दों से भरा हुआ था। पूरे कमरे में ना मेरे भाई ने कहा कि ये तो सब सारी दुनिया कहती है कि ये गलीज औरत है। कहते हैं हम तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इनको हिस्सा देंगे। कुरान और सुन्नत, अल्लाह ताला के नाम को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ आयशा मौजूद हैं, जिनके वालिद ने उनको बतौर तोहफा एक घर दिया, जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी तमाम बेटियों को दिया। उसके बाद वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए और जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो बेटियों का विरासत में एक हिस्सा होता है। जब भाइयों से उस हिस्से का मुतालबा किया गया तो ये घर जो कि बतौर तोहफा मिला गया, भाइयों ने इस घर पर भी काबिज होने की कोशिश की। डील्स की गई बाकायदा तौर पर कि ये घर हमें दोगी या इस तरीके से करोगी तो हम तुम्हें विरासत में हिस्सा देंगे या बाकी चीज़ों में हिस्सा देंगे। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों में एक विरासत का हिस्सा, एक विरासत में से जो एक बेटी का हिस्सा होता है, वो मांगने की गुनाहगार हुई और अपने बच्चों, अपने शोहर के सामने जिस तरीके से इनकी किरदार कशी की गई और की भी अपने सगे भाइयों ने, वो सब क्या था, बात करते हैं इन्हीं से। आयशा, ये घर आपको तोहफे में मिला है आपके वालिद की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब अब्बू हयात थे तो उन्होंने 3 मरले मेरे नाम किया। ठीक है। और 2 मरले अब्बू के नाम पे था। ठीक है। और अब्बू की डेथ के बाद मेरे भाई एक दुबई में रहते हैं, एक लाहौर में 2 भाई हैं आपके? जी 2 भाई हैं मेरे। तो जब अब्बू की डेथ हुई और डेथ के बाद हम सब बहन भाई मिलके बैठे, जब विरासत की बात हुई तो मैंने अपने भाई से कहा कि ये जो 2 मरले है, जो मेरे विरासत का दूसरा हिस्सा होगा, उसमें मैं पैसे दे के ये पूरा घर अपने नाम कर लूँगी। ठीक है। ये हमारी डील हो गई। ठीक है। इस डील के तहत ही मैंने घर पे नीचे वाले पोर्शन पे लॉक लगा दिया, क्योंकि मैंने पैसे देने थे, डील जो हो गई हमारी। तो मैं लॉक करके ये पूरे घर को, चूँकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो मैं पेशावर से आगे अपने हस्बैंड के साथ चली गई। ठीक है। इस घर को लॉक लगा, इस सारे घर को, तीनों पोर्शन को लॉक लगा के चली गई। और जब मैं वहाँ पे गई तो 3-4 महीने गुजरते हैं और विरासत पे बहुत लड़ाई झगड़े और नौबत किरदार कशी तक पहुँचती है। और सिर्फ मेरी किरदार कशी नहीं, मेरी 4 बहनों की गई। आप 4 बहनों के, जिन्होंने भी हिस्सा मांगा वही बुरी बन के। हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ना रहे, इन्होंने ताले तोड़े मेरे घर के नीचे वाले पोर्शन के और अपनी पूरी फैमिली को काबिज करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को ताले तोड़ के तो यहाँ पे ना उन्हें रिहाइश दे दी कि आप यहाँ पे रहे। ठीक है। रिहाइश के हद तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने पूरे घर पे कब्जा जमा लिया और मुझे ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर किया गया, ज़हनी जिस्मानी तौर पर इतनी किरदार कशी की गई और हर तरह से ताने दिए गए और हर तरह से उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि मैं यहाँ पे वापस ना आ सकूँ। ठीक है। और हत्ता कि यहाँ तक कहा कि तुम और तुम्हारे मतलब फैमिली के अलावा यहाँ पे कोई आएगा हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अच्छा। मैंने बहुत सब्र किया, मैं हर तरीके से कंप्रोमाइज़ करती रही कि चलें दौलत आने जानी चीज़ है, भाई रख लूँ। जैसे अमूमन बेटियाँ क्या चाहती हैं कि माँ बाप तो चले गए हैं, चलें भाई हैं तो हमारा सहारा बनेंगे। सहारा तो है अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक भाइयों का मान होता है। तो उन्होंने मुझे हर तरह से टॉर्चर किया। मुझे सब बहन भाइयों ने कहा कि कोई बात नहीं है, सब्र कर लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वक्त है, सब्र कर लो भाई।
हो जाएंगे ठीक, इंशाल्लाह तुम्हें विरासत मिलेगी, पैसे क्लियर करना सब मसला हो जाएगा। बहन भाइयों के कहने पे अल्लाह पे सारे मामला छोड़ के मैंने सब्र कर लिया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे जब उन्होंने फिर हम सबको कहा, जब विरासत की बात हुई कि जो 2 मरले है, ये जो मेरा भाई दुबई में रहता है, शकील नाम है उसका, उसके नाम करेंगी चारों बहनें, और जो 5 मरले है वो मेरा दूसरा भाई बशीर है, उसके नाम करेंगी। अच्छा, और फिर हम आपको यानी जितनी भी बहनों को तोहफा मिला हुआ है। नहीं नहीं, हाँ, जो सिर्फ ये 2 घर और 5 मरले की बात करिए, एक और घर है ना, ठीक है, वो भी इसी तरह ही है। वो 5 मरले मेरी बहन के नाम है और नीचे वाला विरासत का हिस्सा। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये 2 मरले और 5 मरले बहनें हमें दें, उसके बाद हम बकाया विरासत का हिस्सा देते हैं। और उन्होंने ना हमसे एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया और हम राज़ी भी थे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5 मरले भाई ले लें, 2 मरले दूसरे भाई ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें हिस्सा दे दें। एग्रीमेंट दिसंबर का था और उन्होंने दिसंबर तक कहा कि हम इंशाल्लाह विरासत के सारे मामलात ख़त्म कर देंगे। ठीक है। सारे साइन वगैरह हो गए, लेकिन जब दिसंबर गुजर गया और वो हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला, मज़ीद हमने 3 महीने वेट किया। फिर अब्बू की एक और यहाँ पे मिस्री शाह पे गोदाम है, उन्होंने हमसे उस पर साइन लिए, मेरी सारी बहनों से साइन लिए एग्रीमेंट पे, और मेरे से उन्होंने ना इजाज़त मांगी, ना मुझे बताना ज़रूरी समझा, और बिना इजाज़त उन्होंने मेरी ज़मीन को सेल कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने मेरे से परमिशन भी नहीं ली और सारी ज़मीन सेल भी कर दी है। अब जब मैं यहाँ पे रिसेंटली जब मैं उम्रे पे गई हूँ रमज़ान में, तो चूँकि मैं 2 साल से नहीं आई, तो 2 साल के बाद जब मैं उम्रे पे गई हूँ तो हमें दूसरी जगह पे शिफ्ट होना था। तो मैंने कहा कि चले हम 10 दिन यहाँ पे उम्रे से आई हूँ, थकावट हुई हुई है, तो हम अपने घर में रहते हैं, उधर घर मिल जाएगा, फिर हम ईद के बाद चले जाएंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आती हूँ, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं था। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं 2 साल बाद अपने बच्चे लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ कोई हंगामा नहीं करना, विरासत की कोई बात नहीं करनी, मेरी कोई किरदार कशी नहीं करनी, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगाने, मुझे इज़्ज़त से अपने बच्चों के साथ खुशी से टाइम गुजारने दो, जहाँ कहोगे जहाँ बुलाओगे मैं आके साइन कर दूँगी, ठीक है। लेकिन मेरे घर में आके विरासत की बात नहीं करनी। यहाँ पे मेरी सारी बहनें आसपास रहती हैं, मैंने कहा किसी की भी घर बुला लेना, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगी, साइन भी कर दूँगी, लेकिन ये चीज़ ना करना। उन्होंने शायद ये समझा कि ये मेरी कमज़ोरी है, उन्होंने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा नाजायज़ उठाया। उस वक्त तक तो खामोश रहे। मैं जब अगले दिन मैंने जाना था, तो मैं रात को सारी बहनों के घर गई खजूर और पानी देने के लिए। तो लास्ट में जब एक बहन के घर गई जब खजूर और पानी देने के लिए, उसी वक्त उनके ना घर में मेरे भाई का फ़ोन आता है। तो उन्होंने, मेरी बहन ने कहा कि ये तो जा रही है, तो वो जो आपने गोदाम सेल किया उसमें इसका हिस्सा दे दें, तो फिर इसने पता नहीं कब आना है कब नहीं आना। उन्होंने कहा ये पहले 5 मरले 2 मरले पे साइन करेगी, तो फिर मैंने कहा हाँ मैंने आप लोगों से ज़ुबान की हुई, मैं करूँगी, मैं भाग तो नहीं रही हूँ ना, लेकिन पहले मेरा हिस्सा तो दो जो हमारे हुआ है, फिर उसके बाद में हम ये भी कर देंगे। उन्होंने एक तो ये मेरे से कि हमारी ज़मीन जो है 5 मरले 2 मरले वो भी ले ली, और साथ मुझे ये भी इख्तियार नहीं दिया कि मैं 2 मरले की कीमत लगवा सकूँ। अच्छा। अब वो कहते हैं कीमत भी हमारी मर्ज़ी की तुम दोगी और अपना हिस्सा भी हमें दोगी, ये जुल्म नहीं है। एक तो मेरे से हिस्सा ले रहे हैं, फिर देखें मैंने अमाउंट देनी है तो ज़ाहिर है जो मार्केट प्राइस होगी उसके हिसाब से दूंगी ना। इन्होंने ये भी इख्तियार मुझसे छीन लिया और ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। और मैंने कहा कि ना मैंने 5 मरले देना है, ना मैंने 2 मरले देना है, आपने जो कर रहे हैं ना आप कर लें। ये कह के मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी फ़ोन पे की, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो। मैंने कहा आप जो करना चाहें कर लें, कह के मैं वापस आ गई। हम आराम से सोए हैं, सुबह हमने नाश्ता मंगवाया, करने ही लगे हैं तो मेरा भाई 9 बजे आ गया। सिर्फ वो घर में आया है और उसने शोरगम, उसने जो मेरी किरदार कशी की है ना, मुझे जिस्म फरोशी, मुझे इसने बुलंद आवाज़ में कहा है कि ये उम्रा करने नहीं गई, करने गई है, और वहाँ पे इसने यार रखे हुए हैं, इसलिए हर दूसरे महीने अपने यार से मिलने चली जाती है। जब उसने ये अल्फाज कहे ना, तो यकीन करें उम्रा करके जब मैं वापस आई हूँ, अभी तो आई हूँ मैं, 15 दिन भी नहीं हुए मुझे। कहते हैं वहाँ पर ये उम्रा करने नहीं गई, करने गई, और उसने वहाँ पे यार रखे हुए हैं, इसीलिए 2 महीने बाद अपने यार से मिलने चली जाती है। यकीन करें ये बात यहाँ तक मेरे किरदार कशी की होती शायद मैं सब्र कर लेती, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की पाक धरती पे इस तरह की बात की है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रोई हूँ कि मैंने फिर अपने भाई के मुंह पे थूका है, इसके बात पे मैंने उसके मुंह पे ज़ोर से थूका है कि ये तुम्हारी बात का जवाब है। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। उसने मेरे मतलब जब थूका उसे फिर भी गैरत नहीं आई। फिर नीचे जाके उसने कोई मेरे हामद की किरदार कशी की। क्या?
मतलब मैं तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगा, मैं तुम्हें थाने में करवा दूंगा, आना तुम इसके पीछे। उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इस तरह की बातें करके मेरा हामद मुझे छोड़ दे। इमोशनल होकर हाँ। छोड़ दे, और वो कहें कि अब देखो तुम्हारा किरदार ऐसा था, तुम्हारे हामद ने भी तुम्हें नहीं रखा, अब क्या जायदाद लेके जाओगी, किधर जाओगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपके मेरा हामद के सामने कहते रहे हैं कि ये गलत काम जी करती मेरे है? हामद के साथ, मेरे हामद के एक नेचर है, वो कहते हैं कि फालतू बातों में ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि ठीक है, सच मुझे पता है, सारी दुनिया जानती है, इनके इल्ज़ाम लगाने से तुम वो बन नहीं जाओगी। तो मैं वो ना हर बात का जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कहा मुझे पता है, मेरा बेटा मेरे साथ गया है, मैं अकेली नहीं थी। अच्छा, उम्रे पर? उम्रे पे मेरा बेटा मेरे साथ था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने मुंह से जो कह रहा है कहने दें। फिर उन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में नीचे जाके मेरे हामद के साथ भी बदतमीज़ी की, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं खामोशी से यहाँ से चली गई। अब कुछ दिन पहले हमारे घर में एसीयों की ज़रूरत थी। एक एसी था और एक एसी में पता है कितना मुश्किल हो जाता है, मुझे बच्चों के रूम में भी चाहिए, ड्राइंग रूम में भी चाहिए था। तो मैंने कहा मेरे यहाँ पे जो एसी लगे हुए हैं, 2 साल से घर बंद है, तो मैं अपना यहाँ से सामान उठवा लेती हूँ और यूज़ करती हूँ। मैंने ना इनको कहा, मेरा नीचे भतीजा रहता है जो बड़ा भाई है दुबई में, उसका बेटा रहता है, तो मैंने उसे कहा कि मैंने ना एसी उतरवाना है। बल्कि मेरे भतीजे ने ही मुझे कॉल की और मुझे वीडियो बाकायदा भेजी कि वो आपके ऊपर से ना पानी लीक हो रहा है, लगता है आप नलका खोल के चली गई हैं। मैंने कहा 15 दिन हो गए हैं मुझे, महीना हो गया बड़ी ईद के बाद, 2.5 महीने हो गए हैं, तब तो पानी लीक नहीं हुआ, अब पानी लीक होना शुरू हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बंदा भेजती हूँ, वो देख लेता है। फिर मैंने सोचा कि बंदा भेज ही रही हूँ तो अपना सामान भी उठवा लेती हूँ, एक ही चक्कर में वो ट्रक में सारा सामान ले आएगा। तो मैंने ना इनसे कहा कि उसने मुझे कहा कि आपका बंदा आ गया। मैंने कहा मुझे ना बंदे ने कहा कि एसी उतरवाना है, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अब मेरे भतीजे ने अपने बाप को फ़ोन किया दुबई में, उसने वो गाली गलोच और बदजुबानी की और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। उसने फिर अपने चचा को फ़ोन किया जो मेरा छोटा भाई है जो यहाँ पे होता है, उसने कहा कि इसको एक चमची भी ना हटाने देना, अच्छा। और बहुत गंदी लैंग्वेज में कहा कि जब वो आए ना फ़ौरन इसको ऊपर भेज देना। जब उन्होंने ये सारी बातें की तो मैंने ना अपने बंदे से कहा कि बस ठीक है, यहाँ पे दरवाज़ा लॉक करो और वापस चले जाओ। वो वापस चला गया। लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी और फिर मुझे इतना प्रेशर आने लगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कत्ल कर देंगे, मार देंगे। और फिर जब मुझे ये आपके बात आई, बाकी बहनों को भी ऐसे ही कहा जाता है? उनको भी बंद कमरे में बहुत जलील करते हैं, बहुत किरदार कशी करते हैं। ये तो मैं सामने आई हूँ ना, वो बेचारी सामने नहीं आती। तो मैंने कहा आप लोग ना आए, चले मैं सब औरत की आवाज़ बनती हूँ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है तो किसी औरत को दोबारा, किसी मर्द ना औरत के साथ जुल्म ना करे, स्पेशल खासकर भाई। तो जब मैंने उनसे कहा, अब मेरा मुलाजिम जब वापस चला गया 3 दिन बाद फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं खुद आई हूँ वापस, ठीक है। और मैंने कहा मैं अपना ना अब हक़ लेके आऊँगी, मैं इनका जुल्म नहीं बर्दाश्त करूँगी। बहुत इन्होंने मेरे ऊपर बंद कमरों में जुल्म कर दिया, अब मेरी जुल्म की इंतहा हो गई है, अब मैं इन हर चीज़ का सामना करूँगी। मैं वापस आती हूँ, मेरे साथ एक मेरा बंदा था और मेरा मुलाजिम है, और जो है ना एक साथ मेरा एसी वाला था। हम दोनों अंदर आते हैं, मैंने इस्लाम से अंदर आके अपनी भतीजियों से बहुत प्यार से इस्लाम किया और वो दूसरे रूम में चली गई, वो भी पर्दा करती हैं, वो दूसरे रूम में चली गई हैं। मैं पहले खुद अंदर आई हूँ और जब कोई भी नहीं था फिर मैंने एसी वाले को अंदर बुलाया कि आप आ जाएँ। और जब वो एसी उतारने लगा, इन्होंने आगे से फ़ोन कर दिया मेरे भतीजे को कि ये पुप्पो एसी उतारने आ गए। यकीन करें मेरा भतीजा आया है, अभी वो अंदर, उसने मुझे नहीं देखा, दरवाजे पे आके मेरे बंदे को इतनी गंदी गलीज़ गालियाँ निकाली हैं, और वो मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि मैं बताऊं, इतनी गलीज़ गालियाँ निकाले। फिर मैं एकदम अंदर से निकली हूँ, मैंने कहा मेरे से बात करो, उससे बात ना करो, मैं आई हूँ। उसने कहा ऐसी की तैसी तुम एसी उतार के, तो दिखा। उसने एसी वाले के साथ बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और मुंह पे हाथ फेर के कहता कि देखना मैं अपने बाप का बेटा ना हुआ कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जी, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होकर कहता है कि अपने चचा को, यानी जो मेरा भाई है ना मोहम्मद बशीर, वो उसे गाइड कर रहा है फ़ोन पे कि ये करो, और वो उसके कहने पे चल रहा है। उसको कहता है कि हाँ एक मर्द को बुलाया था इसने और मर्द को बुला के ऊपर ले गई है, मुझे नहीं पता वो मर्द कौन है। जब उसने ये बात की ना तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि कोई तो खुदा का खौफ करो, तुम्हें नहीं पता एसी वाला है। और फिर मैंने एसी वाले भाई से कहा आप चले जाएं, उसने नीचे नहीं जाने दिया। उसने कहा ऊपर हो ना तो ऊपर ही रहो। अब मेरे किरदार में कोई डाउट था नहीं, मैंने भाई से कहा आप ऊपर हैं, जब मामला ख़त्म हो जाता है मैं आपको आराम से इज़्ज़त से भेज देती हूँ। खैर ये बात यहाँ पे भी नहीं हुई। भाई ने जाके उसे कहा कि इससे पहले कि तुम्हारी पुप्पो 15 पे कॉल करे तुम कर दो। उसने जाके 15 पे कॉल कर दी, मैंने भी 15 पे कॉल की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। उससे पहले जो कर चुके थे ना, कहते हैं उनकी आई है तो वो सच्चे हैं, आप झूठी हैं। अच्छा। इस्लामपुरे की पुलिस ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया और ना ही मेरी कॉल करने पे आई, ठीक है। फिर 2 पुलिस वाले आते हैं, वो नीचे बैठते हैं और सारा कुछ पूछते हैं।
लेकिन वो बहुत अच्छे थे जो भी पुलिस वाले आए ना, उन्होंने आके सारी बात पूछी। फिर उन्होंने बात की कि आप बस इतना बता दें कि एसी किसका है। तो मेरे जो अजीम है उसने भतीजे ने कहा कि ये एसी जो है ना विरासत का हिस्सा है। तो मैंने उनसे कहा कि चलें ठीक है, बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसको कह दे कि कुरान पे हलफ उठा दे कि ये विरासत का हिस्सा है, मैं पीछे हट जाती हूँ, जो आप सज़ा दें मैं देती हूँ। हाँ। तो कहता है ठीक है। और साथ जब उसने अपने चचा को बताया तो उन्होंने फिर और इल्ज़ाम तराशी मेरे ऊपर करना शुरू कर दी, बजाय कि रुक जाते। तो उन्होंने और मुझे अकेला पा के ना मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम तराशी शुरू की थी, ये भी होगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी ये करूंगा वो करूंगा। खैर पुलिस वालों तक नहीं पहुंची। फिर हमने आगे फिर दोबारा कंप्लेन करवाई। आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है किसी ट्रैवल एजेंट वो का, भी या जी वो बताती कि हूँ, जो आपको मेरे कोई- साथ जैसे अभी ट्रैवल एजेंट है, ज़ाहिर है ट्रैवल एजेंट के ज़रिए मैंने जाना है ना उम्रे पे, उसको भी मेरा अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। अच्छा। यानी जिसके थ्रू मैं काम कराती हूँ ना उसके साथ मेरा रिलेशन बना देते हैं, भाई। बना देते हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने, हम पुलिस वालों के पास गए, पुलिस के जितने बंदे थे मेरे भाइयों ने खरीद ले। अब पुलिस वाले मेरी सुन ही नहीं रहे थे, इस्लामपुरा थाना में किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं रोती रही। मैं अंदर जाके मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, मैंने रिकॉर्डिंग अपनी भाई की सुनाई। उन्होंने कहा हमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही। और पूरा कमरा मर्दों से भरा हुआ था। और पूरे कमरे में ना मेरे भाई ने कहा कि ये तो सब सारी दुनिया कहती है कि ये गलीज़ औरत है। और ये कहती, मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि मैं बग़ैरत हूँ। और यकीन करें कि इतने मर्दों में, मैं शरई पर्दा करती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आती, ठीक है, इतने मर्दों में जब उसने मुझे ये कहा कि गलीज़ औरत है। क्लियर करती चलूं कि इन खातून ने कहा था कि मेरे हाथ तक ना दिखाइएगा, जिसकी वजह से इनके हाथों के ऊपर ये कपड़ा है, ये इस हद तक पर्दा करती है कि उन्होंने कहा था मेरा चेहरा ना दिखाना, मेरे हाथ भी नजर मत आए, क्योंकि इस वक्त मैंने ग्लव्स नहीं पहने। तो यहाँ से इनके पर्दे का लिहाज किया जा सकता है कि ये किस हद तक पर्दा करती हैं। बताइए। यकीन करें जब उन इतने मर्दों के सामने उन्होंने मुझे ये कहा कि गलीज़ औरत है, मुझे समझ नहीं आई कि वो सब भी कहे हुए थे। उन्होंने आगे से मेरे भाई को कुछ नहीं कहा कि तुम हम सब के सामने अपनी बहन को ये कह रहे हो, तो बंद कमरों में क्या मेरा हाल करते होगे। कि पुलिस वालों ने किसी ने मेरी नहीं सुनी, मेरे प्रूफ तक नहीं देखे। मैंने उन्हें कहा मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है, आप चेक करें मेरे भाई की सादा किरदार कशी करते हैं। आगे से उन्होंने कहा कि एक एसी की वजह से आपने पूरी दुनिया सर पे उठा ली है, आप बादाम खाती हैं, हम बादाम नहीं खाते। बीबी मेरे पास टाइम नहीं है, SHO ने कहा। मैं वहाँ से, उन्होंने फिर मुझे कहा कि वो बंदे लेके आए, मैं उनको जेल में डालूँ, ठीक है, और आपने जाना नहीं है वरना मैं आपके ऊपर पर्चा कर दूँगा। देखिए कैसा इंसाफ है। एक मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, बजाय मेरा साथ देने के वो मर्दों का साथ दे रहे हैं। इस तरह तो कितनी औरतें जुल्म बर्दाश्त करेंगी, कितनी हद तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ अपनी इज्जत का करते हुए कि हमारी आवाज़ भाई ना। कितनी बहनें अपना हक छोड़ती जाएंगी। हम छोड़ते हैं ना, लेकिन इज्जत तो दें, मान तो दें, हमारे सरों पे हाथ तो रखें, भाई बने तो सही। हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अब ये कैसा इंसाफ है, हमारी इज्जतें उछालते हैं। ना हमारे बच्चों का लिहाज है, ना हमारे बहनोइयों का लिहाज है, ना महल्लों वालों का लिहाज है, ना खानदान वालों का लिहाज है। क्या हम इतनी गई गुजरी हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। फरून बने बैठे हैं कि बहनों के साथ जो मर्जी करे। और भाई कहते हैं हम तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इनको हिस्सा देंगे। कुरान और सुन्नत अल्लाह ताला के नाम को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के थ्रू उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, ताकि जिस तरह मैं घर की चार दीवारी से बाहर निकली हूँ, इस तरह बहुत सारी बहनें जुल्म का शिकार हो रही हैं, वो भी निकलें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, कानून का सहारा लें, अपने शवाहिद महफूज रखें, और फिर कानून इंशाल्लाह हमारा साथ देगा और फिर हम इस जुल्म से निकल पाएंगे। बिल्कुल जी, ये वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में ही अपनी औलाद के लिए जो जो हिस्से तकसीम करने होते हैं वो कर देने चाहिए। उसके बाद तोहफ़तन भी जो घर दिए जाते हैं या कुछ अगर अपनी औलाद को दिया जाता है तो उसके बाद भी नताइज ये निकलते हैं कि भाइयों को विरासत के पीछे, हिस्सों के पीछे जल्लाद बनते देर नहीं लगती। ये तकसीम वालिदैन की ज़िंदगी में ही अपनी औलाद में हो जानी चाहिए ताकि बाद में इस तरह के मसाइल खड़े ना हो।